बच्चों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द्रोण स्कूल में। अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं क्लास 11th के लिए, जो कि पहली बार ये एग्जाम होने जा रहा है, अभी तक ये मेरिट बेस पे सिलेक्शन होता था, लेकिन पहली बार एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। सिलेबस मैंने देखा पूरा का पूरा कॉपी है 10th सिलेबस सीबीएसई। ठीक है, तो अगर आपने बढ़िया से पढ़ाई की है 10th क्लास की, तो आप इस एंट्रेंस एग्जाम को थोड़े और एफर्ट के साथ निकाल सकते हो। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा मैथमेटिक्स से कुछ बेहद ही इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, छोटे छोटे सवाल होंगे लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, खास करके इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड है। आपका एग्जाम होने वाला है 22 जुलाई को, आप सभी को पता है बेटा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, पूरी देखना। जो सवाल आपको आ रहे हो स्किप कर सकते हो, बट स्टिल जो मैं ट्रिक्स बताऊंगा उनसे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। तो सारी चीजें बिल्कुल इत्मीनान से समझना, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा आज के सेशन को। एंड जितने भी सवाल मैं ले रहा हूं आज, वो सारे के सारे डिफरेंट चैप्टर्स से हैं, तो आपका एक थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना बेटा, जिसपे हम इंफॉर्मेशन पोस्ट करते रहते हैं। बाकी चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में जाना, तो वहां पे आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पोस्ट करते रहते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। ये देखो, इस क्वेश्चन को पढ़ो और समझो क्या कहना चाह रहा है, और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ कि क्या आंसर आएगा इसका। क्या कह रहा है कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर 37/2 into 5 विल टर्मिनेट आफ्टर। परिमेय संख्या 37/2 गुणे 5 का दशमलव प्रसार कितने अंकों के बाद समाप्त होगा? 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस, या फिर मोर देन 3 डेसिमल प्लेस। जैसे बेटा आपने पढ़ा होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेट जैसे 1/3 अगर मैं लिखूं तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, चूंकि इसका होता है 0.3333। अब ये 3333 अनंत तक जाएगा, तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है, जो कि जैसे कि मान लो कि मैं ऐसे लिखता हूं 0.25, तो बराबर 1/4 हुआ। ये है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग कहने का मतलब कि ये यहां तक जाकर के रुक जा रहा है, इसके बाद ये आगे नहीं बढ़ रहा है ना, ये आगे नहीं बढ़ रहा है। अब जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा बेटा, ये जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, उसका जो हर होगा यानी कि डिनोमिनेटर होगा, आपको रूल पता होगा बेटा कि उसका जो डिनोमिनेटर होगा वो 2 to the power m into 5 to the power n के रूप में होता है ना। अब ये क्या चीज है जरा समझते हैं। ये पावर्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना सिर्फ 2 और 5 के पावर के रूप में होगा। अगर वहां 3 आ गया, अगर 7 आ गया, अगर 9 आ गया, इस तरह की संख्या होंगे, उसके उनके पावर हो गए ना, तो ये टर्मिनेट नहीं होगा, मतलब ये रुकेगा नहीं। अगर ये टर्मिनेट हो रहा है यानी 2 to the power समथिंग है और 5 की पावर कुछ है। ठीक है, अगर इसी का एग्जांपल मैं लूं बेटा, जैसे 1/4 का ही एग्जांपल लेता हूं, तो 1/4 को मैं लिख सकता हूं 1/2 to the power 2 लिख सकता हूं into 5 to the power 0, है ना। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 to the power 2 कितना होगा बेटा, 2 to the power होगा आपका 4 होगा, और 5 to the power कितना होगा 1 होगा, तो ये 4 into 1 बराबर 1/4 है कि नहीं। तो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। अब क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो पावर है वो 2 to the power n into 5 to the power m के रूप में है, जहां पे n बराबर 2 है और m बराबर 0 है। देखो n की वैल्यू जो है 2 है और m की वैल्यू 0 है ना। तो ये टर्मिनेट हो रहा है, इसलिए हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। टर्मिनेट कब हो रहा है? 2 अंकों के बाद टर्मिनेट हो जा रहा है। वैसे अगर इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें तो काफी टाइम लगेगा। हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि 2 अंकों के बाद टर्मिनेट होगा, बट अगर हमें डायरेक्टली जानना है कि कितने अंकों के बाद ये टर्मिनेट होगा, तो हम एक काम कर सकते हैं बेटा, बस 2 की पावर आपको देखना है। खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या होता है, हमारे पास इतना टाइम है नहीं कि हम सॉल्व करते बैठे। सो जस्ट चेक द पावर ऑफ 2। ये 2 की पावर कितना है? 2 की पावर 2 है। 5 के पावर को ध्यान नहीं देना है, इसकी जरूरत हमें नहीं है, हमें सिर्फ 2 की पावर की जरूरत है। तो 2 की पावर को अगर हम चेक करें बेटा, तो 2 की पावर 2 है, यानी हम कह सकते हैं कि ये 2 अंकों के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। 2 डिजिट्स के बाद, 2 अंकों के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, ये 2 अंकों के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि ये 2 की पावर 2 है। बात समझे। अगर मान लो ये समथिंग कुछ ऐसा होता, 1/12 होता अगर, तो 1/12 को लिख सकते हैं 1/2 to the power 2 into 3 to the power 1 into 5 to the power 0, ऐसा लिख सकते हैं,
है ना। लेकिन यहां एक चीज देखो बेटा आप कि यहां 3 पे पावर भी 1 आ गया है, यानी 2 और 5 के अलावा अगर कुछ भी आया तो पहली बात तो ये टर्मिनेट ही नहीं होगा, तो इसकी तो बात करने की इसके बारे में बात करना तो बनता ही नहीं है भाई, क्योंकि ये टर्मिनेट होगा नहीं। सिर्फ उन्हीं रैशनल नंबर्स की बात करेंगे जो टर्मिनेट हो रहे हैं, और टर्मिनेट कौन होंगे, जिनके हर में 2 और 5 के पावर्स हो। ठीक है, यहां पे डायरेक्टली आपको क्या करना है, 2 पे जितना पावर होगा उतना ही अंक होगा। यानी अगर हम अपने क्वेश्चन पे बढ़ें, ये वाला क्वेश्चन देखें, तो यहां पे 2 की पावर 2 आपको दिख रहा है, 2 की पावर 2 है, यानी कि 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आई बेटा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना इफ यू हैव विजिटेड फर्स्ट टाइम टू दिस चैनल, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको पोस्ट करते रहते हैं, आपको देते रहते हैं, अपडेटेड रखते हैं, और सारी चीजें इस चैनल पे आपको मिल जाएगी। फिर प्रिपेयरिंग फॉर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, वी प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू बोथ दीज एग्जामिनेशन AISSEE एंड GNVST ओवर दिस चैनल। ठीक है बेटा, तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ये देखो कह रहा है कि इफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज नॉट इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन यदि द्विघात बहुपद इसका अगर c 0 नहीं है के शून्यक बराबर है तो। देखो बेटा, द्विघातीय समीकरण आपको पता है, द्विघात बहुपद क्या होते हैं बेटा, जैसे x स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये द्विघातीय बहुपद कह लो आप, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चूंकि ये पावर 2 है इसीलिए हमने इसको क्वाड्रेटिक बोल दिया। लीनियर कब बोलते हैं, जब पावर 1 होता है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक बहुपद है अपना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कह रहा है इसके शून्यक बराबर है, मतलब अगर किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस इक्वल होते हैं बेटा, तो एक कंडीशन बनती है। कौन सी कंडीशन बनती है, कौन सी कंडीशन बनती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 की कंडीशन बनती है, और इस कंडीशन में इक्वल जीरोस होते हैं, इक्वल जीरोस यानी कि बराबर शून्यक होते हैं, बराबर शून्यक या फिर शून्य भी बोलते हैं कहीं कहीं, तो इक्वल जीरोस यानी कि बराबर शून्यक होते हैं। अच्छा, अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ठीक है, डिटर्मिनेंट बोलते हैं इसको। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, यानी कि अगर मैं ऐसा कहूं बेटा बी स्क्वायर बराबर 4ac मैं कह सकता हूं, बोलो, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, तो यानी कि हम यहां से देख रहे हैं ना कि ये जो बी स्क्वायर है ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। क्यों पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है, तो इसीलिए ये बी स्क्वायर पॉजिटिव आ गया। अगर ये पॉजिटिव है तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये भी पॉजिटिव होगा, है ना। तो इसका थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं बेटा। अगर 4ac पॉजिटिव नंबर है, बोलना जरा मेरे साथ बताना बेटा, अगर 4ac पॉजिटिव नंबर है, आप यहां पे देख रहे हो कि 4 ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर है, यानी कि ac को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, ac को भी धनात्मक होना पड़ेगा। क्या बात सही है? बिल्कुल मास्टर। सुनो, अगर AC धनात्मक है, अगर ये पॉजिटिव है, यानी कि मैं ये कह सकता हूं, ये कंडीशन कौन कौन सी बन सकती है। पहला कंडीशन देखो, A और C लिखते हैं बेटा, अगर A पॉजिटिव है और C पॉजिटिव है तो AC भी पॉजिटिव होगा। अगर A नेगेटिव है, C पॉजिटिव है तो AC नेगेटिव हो जाएगा। अगर A जो है पॉजिटिव है, C नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। अगर देखो, अगर ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर इन दोनों के साइन इक्वल हैं, इन दोनों के साइन बराबर हैं बेटा, यहां यहीं तक रखो, इन दोनों के साइन बराबर हैं, A और C का साइन बराबर है तो AC पॉजिटिव आएगा, है ना। यानी निष्कर्ष क्या निकलता है, इससे कंक्लूड हम क्या करते हैं बेटा कि A और C के साइन बराबर हैं, सेम साइन है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि C एंड A हैव सेम साइन, C और A का चिन्ह समान है। तो देखो, एक छोटा, बहुत छोटा क्वेश्चन है, बट कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है इसमें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर शून्यक बराबर हैं, अगर जीरोस बराबर हैं, देन बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी 0, एंड अगर ये 0 है तो AC पॉजिटिव होगा। AC पॉजिटिव तब होगा जब A और C के साइंस इक्वल होंगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। इस क्वेश्चन पे ये देखो जरा, द पेयर ऑफ इक्वेशंस, ये देखो लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, जरा करना। द पेयर ऑफ इक्वेशंस
x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड माइनस 3x माइनस 6y प्लस 15 इज इक्वल टू 0 हैव। क्या कह रहा है कि ये दो समीकरण आपके पास दिए गए हैं। कह रहा है कि इस युग्म के बारे में इनमें से कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज ट्रू है। बेटा देखो मैं समझाता हूं आपको। अगर ये लीनियर इक्वेशन है तो ग्राफ किस तरीके से बन सकता है। देखो जैसे मैंने अगर ये कार्टेशियन प्लेन लिया तो ग्राफ मैं कैसे बना सकता हूं। एक तो ग्राफ मैं सीधा सीधा ऐसा बना सकता हूं बेटा, एक तो मैं सीधा सीधा ऐसा ग्राफ बना सकता हूं, ठीक है। एक ग्राफ मैं बना सकता हूं कि ये ऐसा जा रहा है और ये कहीं ऐसा जा रहा है और इसको कट कर रहा है एक पॉइंट पे। और एक ग्राफ मैं ऐसा बना सकता हूं कि एक लाइन ऐसी जा रही है और दूसरा इक्वेशन भी इसी के ऊपर ही ऊपर जा रहा है। दोनों एक दूसरे के ऊपर जा रहे हैं, बिल्कुल अलग नहीं है, दोनों सेम ही है, ठीक है। ये दोनों बेटा सेम है। अब देखो इस कंडीशन में होता क्या है, ये दोनों इक्वेशन है, अलग अलग इक्वेशन है ना। तो जैसे अगर मैं इक्वेशन लिखूं, पहला इक्वेशन लिखता हूं, दो इक्वेशन मैं लिखता हूं। ये वाला इक्वेशन है हमारा a1x प्लस b1 ax प्लस by एंड प्लस c1, और ये इक्वेशन है a2x प्लस b2y और प्लस c2। ये इक्वेशन ये है, ठीक है। और सेम आप ऐसे मान लो कि इसमें भी वही इक्वेशन है। तो जब इस कंडीशन में ध्यान रखना, इस कंडीशन में बेटा ये जो है ना, एक मिनट में इक्वेशन ऐसा लिख देता हूं तुम्हें, a1x प्लस b1y प्लस c1, और ये पहला इक्वेशन है, और दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y और प्लस c2, ये दूसरा इक्वेशन है। अगर केस समझना बेटा कौन कौन सा केस बनेगा। पहला कंडीशन तो ये हो सकता है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो कंडीशन नंबर 1, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यानी कि ये कंडीशन, पहला कंडीशन किसका है, इसका है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक पॉइंट पे कट कर रहा है, यानी a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये हो गया, ठीक है। अगर बेटा मान लो ये एक दूसरे के बिल्कुल ऐसे ही जा रहे हैं, एकदम इस तरीके से सटे हुए ही जा रहे हैं, मतलब कहने का मतलब वो अलग है ही नहीं, वो तो सेम है। तो अगर ये कंडीशन बनती है तो इसमें क्या कंडीशन बनेगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। और इसका क्या कंडीशन बनेगा बेटा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब यहां बात समझना, इसको समझोगे कैसे, थोड़ा ध्यान से समझो बेटा। a1 अपॉन a2 ये क्या है, ये स्लोप का रेशियो दिखा रहा है कि अगर a और b मिलाकर स्लोप बनाते हैं, अगर a और b का रेशियो समान नहीं है मतलब इनका स्लोप अलग अलग है, यानी एक पॉइंट पे सिर्फ कट करेंगे, है ना। अगर इन a1 अपॉन a2 बस इस पे ध्यान दो बेटा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर ये रेशियो इक्वल है मतलब इनका स्लोप समान है। जिस एंगल पे पहली लाइन जा रही है उसी एंगल पे दूसरी लाइन भी जा रही है, स्लोप समान है। लेकिन चूंकि c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है इसलिए लाइनें अलग अलग जा रही हैं। यहां पे c1 अपॉन c2 भी बराबर हो गया तो लाइनें एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई। तो यहां पे सॉल्यूशन देखो, हर जगह हर पॉइंट पे तुम्हें सॉल्यूशन मिलेगा, हर पॉइंट पर सॉल्यूशन मिलेगा, यानी कि यहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। और यहां पे यूनिक सॉल्यूशन आपका हो गया, सिर्फ एक पॉइंट पे सॉल्यूशन मिल रहा है यानी कि यूनिक सॉल्यूशन हो गया। और यहां पे नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन बन रही है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। सॉल्यूशन कब मिलता है, जब लाइनें परस्पर एक दूसरे को काटती हैं या फिर एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल चढ़ करके जाती है ना। तो कहने का मतलब यह हुआ कि यहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, यहां पे यूनिक सॉल्यूशन है और यहां पे नो सॉल्यूशन है। तो आपसे ये कह रहा है ना, यहां देखो ये इक्वेशन दे रखा है बेटा। अब इन इक्वेशन को हम लिखते हैं। पहला इक्वेशन है x प्लस 2y एंड माइनस 5। दूसरा इक्वेशन क्या है, माइनस 3x और माइनस 6y और प्लस 15। अब देखो यहां से अगर मैं a1 अपॉन a2 निकालूं तो यहां पे 1 है ना, तो 1 अपॉन माइनस 3, और b1 अपॉन b2 तो 2 अपॉन माइनस 6, और ये माइनस 5 अपॉन 15। अगर इसको मैं काट दूं बेटा तो देखो ये तो -1/3 आया, ये
2 एक अन्य 2, 2 तिहाई 6, ये भी -1/3 आया, और ये 5 एक अन्य 5, 5 तिहाई 15, तो -1/3, मतलब ये सभी बराबर हो गए। ठीक है, अगर ये सभी बराबर हो गए तो कौन सा कंडीशन बन रहा है बेटा, हमने ये कंडीशन बताई आपको, ये सभी बराबर हो गए, मतलब कंडीशन ये बन रहा है, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे इसमें। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ये वाला, अनेक हल, अनंत हल इसके होंगे। ठीक है बेटा, बात समझे। अच्छा, इन ऐसे इक्वेशंस में, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कभी केवल 2 सॉल्यूशन नहीं आएगा। क्यों भाई, क्योंकि जैसे 2 लाइन जा रही है, मान लो कि ये कार्टेशियन प्लेन है और 2 लाइन जा रही है, यहां से सीधी लाइनें हैं ना, तो या तो 2 लाइनें एक दूसरे को काटेंगी, या तो 2 लाइनें सीधे ये पैरेलल जाएंगी, या तो 2 लाइनें एक दूसरे के ऊपर चढ़ करके जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ, या तो एक सॉल्यूशन होगा, या तो नो सॉल्यूशन होगा, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ 2 सॉल्यूशन हो। बात समझ रहे हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में दिस कैन बी द केस, यानी कि 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं, बट इन केस ऑफ लीनियर इक्वेशन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 2 सॉल्यूशन हो। ठीक है, चलो ये चीज समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को करो। कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ √2, द वैल्यू ऑफ √12 प्लस √12 प्लस √12 इज इक्वल टू, ये सीरीज इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। देखो समझो कैसे करोगे बेटा। आपको मानना है ना √12 प्लस √12 और प्लस √12 इज इक्वल टू x मान लो। ठीक है, हमने इसको x मान लिया। अब ये सीरीज लगातार बढ़ते जा रही है ना, ये सिर्फ 3 तक रुकी नहीं है, ये डॉट 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 यहां पे डॉट 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 रहेगा, यहां भी सीरीज ये लगातार आगे की तरफ बढ़ रही है। तो जब ये सीरीज आगे की तरफ लगातार बढ़ेगी, यानी कि किसी एक पार्ट को निकाल करके बाकी पार्ट को भी हम x मान सकते हैं। भाई समंदर में से एक बूंद पानी निकालने से कुछ होगा क्या बेटा, समंदर का समंदर रहेगा। तो ये सीरीज अनंत तक है, अगर तुम इसमें से एक छोटा सा पार्ट निकाल लो तो कुछ होने वाला नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला इसको। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, देखो √12 प्लस x हमने क्यों लिखा बेटा, ये x क्यों लिखा ये बात समझना। क्योंकि हम इस पूरे को x, हमने एक काम करते हैं, हमने इस पूरे को x माना है, यानी कि पूरी जो सीरीज है उसको x माना है। ठीक है, अब इसमें से बस एक छोटा सा पार्ट बाहर निकाल लिया, भाई बाकी 12 12 12 12 वो तो बचा ही ना, वो कहां गया, वो तो वहीं बचा है, यानी उसको x, वो तो x के बराबर है, इनफाइनाइट है, बस एक छोटा सा पार्ट हमने निकाल लिया बाहर। ठीक है, तो x हमने यहां रख दिया इज इक्वल टू x। अब देखो ये इधर जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो 12 प्लस x बराबर x स्क्वायर, x इन सबको इधर लेके आ जाए तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहां से देखें बेटा तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। हमने फैक्टराइज इसको करना है, तो x को कॉमन ले लो तो x माइनस 4 हो गया, एंड प्लस 3 को कॉमन ले लो तो x माइनस 4 हो गया इज इक्वल टू 0। इसको मैं अगर सॉल्व करने की कोशिश करूं तो x प्लस 3 x माइनस 4, तो x प्लस 3 और ये हो गया x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यानी कि x की वैल्यू या तो -3 हो जाएगी या फिर x की वैल्यू, यहां से देखो x की वैल्यू 4 हो जाएगी। इन दोनों में से कोई एक x की वैल्यू आएगी। जबकि अगर ये अंडर रूट में चीजें हैं, ये कोई भी चीज अंडर रूट में है तो अंडर रूट में निगेटिव आएगा तो इमेजिनरी नंबर बन जाएगा बेटा, है ना, ये काल्पनिक संख्या बन जाएगी। अगर हम रियल नंबर से डील कर रहे हैं, अगर हम वास्तविक संख्याओं की बात करें तो वो कभी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आएगी, यानी पॉजिटिव आंसर को मानेंगे। हमारा आंसर होगा x इज इक्वल टू 4। चूंकि हमने पूरे को x माना था तो x इज इक्वल टू 4, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रहा है बेटा, बताना कमेंट सेक्शन में लिख करके। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो मुझे बताना। ये चीजें समझ में आ रही हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में आ सकते हैं, जरूर से इनको करना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन एन AP इफ a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 101, देन an विल बी। किसी समांतर श्रेणी में यदि a बराबर 5, d बराबर 2 और n बराबर 101 है तो an होगा। देखो बहुत आसान सा सवाल है। समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्मूला, एक मास्टर फॉर्मूला जो आपको याद होना चाहिए, वो क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है उस सीरीज का फॉर्मूला, है ना। अब कह रहा है बेटा n की वैल्यू 101 है, तो an मतलब a101 की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू है आपकी 5, तो हमने यहां पे 5 लिख दिया। और n की वैल्यू कितनी है बेटा, n बराबर कहां है, अच्छा एक मिनट,
हाँ n बराबर 101 है ना, तो 101 माइनस 1, और d कितना है, d बराबर 2 यहां दे रखा है, तो d इज इक्वल टू 2। सो सॉल्विंग दिस विल गेट, यहां पे 5 हो गया, 101 में से 1 घटाया तो ये 100 हो गया, 100 इंटू 2 तो ये हो गया 205, यानी कि a 101 इज इक्वल टू 205। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बेटा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। गॉट इट। देखो आसान से सवाल है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट भूल गया तो फिर से एक बार कैचअप कर लो, एक बार रिवाइज कर लो, ब्रश अप कर लो बेटा। ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं आसान से सवाल हैं, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्चुअल सवाल है ये। ठीक है, इसको पढ़ो। D and E are respectively the midpoints on the sides AB and AC of a triangle ABC, and BC is equal to 6 centimeter. If DE is parallel to BC, then the length of DE in centimeter is। D और E क्रमशः एक त्रिभुज ABC की AB और AC भुजाओं के मध्य बिंदु हैं और BC बराबर 6 सेंटीमीटर है। यदि DE is parallel to BC, तो DE की लंबाई सेंटीमीटर में है। देखो एक ट्रायंगल हमने बनाया, कुछ ऐसा ट्रायंगल हमने बनाया, हमने कहा जी ये DE आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑन AB एंड AC। ओके, तो हमने इसको A माना, हमने इसको B माना और हमने इसको C मान लिया बेटा। ठीक है, आपसे कह रहा है कि D एंड E आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑन द साइड AB एंड AC, यानी AB और AC के बीच में जो मिड पॉइंट है वो दे रखा है कि मिड पॉइंट जो है बेटा वो D एंड E दे रखे हैं। तो ये मिड पॉइंट आपका हो गया D हो गया, और ये वाला मिड पॉइंट क्या हो गया आपका E हो गया। ये मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है। ठीक है, अच्छा अब कह रहा है कि D इज पैरेलल टू BC, यानी कि ये जो DE बन रहा है ये BC के पैरेलल है, और ये दे रखा है, आपसे कह रखा है कि BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, मतलब ये चीज आपका 6 सेंटीमीटर है। तो यहां पे बेटा सीधा सीधा मिड पॉइंट थ्योरम लग रहा है। देखो तो ये क्या है कि ये दोनों मध्य बिंदु हैं, D और E इसके मिड पॉइंट है, यानी कि मध्य बिंदु प्रमेय, मिड पॉइंट थ्योरम आपका यहां पे लग रहा है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि अगर इस तरह की कंडीशन बनती है, अगर इस तरह का कंडीशन बनता है तो ये जो मिड पॉइंट को जोड़ने वाली रेखा होगी उसकी लंबाई इसकी आधी होगी। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है बेटा कि किसी भी ट्रायंगल में दो मिड पॉइंट को जोड़ने वाली जो रेखा होगी वो उसके पैरेलल वाले बेस की आधी होगी। मतलब ये 6 है तो ये 3 हो जाएगा, सिंपल सवाल है। इसकी लंबाई हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, 6 का आधा, यही तो मध्य बिंदु प्रमेय है ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी इज, बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु है। देखो ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति से क्वेश्चन आ गया, आसान सा सवाल है, करते हैं इसको। देखो इसमें हमें क्या करना है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देना है, सीधा आंसर आ जाएगा। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले जरा देखते हैं कि लाइंस कौन कौन सी हैं। ए और बी दो लाइंस हैं, तो हमने लिखा यहाँ पे ए और ये बी, ये दो लाइंस हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं बेटा, -2 और 8 इसके निर्देशांक है, और इसके निर्देशांक -6 और -4 है। ये कोऑर्डिनेट इनके हो गए। ठीक है, तो इनको जोड़ने वाली जो लाइन है उसका मध्य बिंदु मिड पॉइंट क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा है। दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, तो मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु, इसका पोजीशन पूछ रहा है, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट निर्देशांक पूछ रहा है आपसे बेटा। कैसे निकालोगे जरा देखो, सिंपल फॉर्मूला क्या कहता है, इसको अगर निकालना है तो आपको क्या करना है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। तो देखो इसका x कोऑर्डिनेट निकालना है, तो इसका x और इसका x आपस में जोड़ लो, तो -2 -6/2, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा -8/2, मतलब ये हो जाएगा -4। ठीक है, अब अगर y की वैल्यू निकालनी है तो इसका y और इसका y जोड़ लो, तो 8 - 4, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 8 - 4/2, सो दिस वी इक्वल टू 4/2 का मतलब 2 हो गया, है ना। तो यानी यहां से देखो x की वैल्यू आ रही है -4 और y की वैल्यू आ रही है 2। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि जो कोऑर्डिनेट्स हो गए वो -4 और 2 हो गए। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले सवाल पे चलते हैं, आ जाओ जी।
कुछ और सवाल बचे हैं बेटा, जल्दी जल्दी इनको निपटा देते हैं। 3 और सवाल बचे हैं, 7 सवाल हमने कर लिया। देखो ये बहुत शानदार सवाल है, करना इसको। कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a tower is 30 degree. If the height of the tower is doubled, then the angle of elevation of its top will. एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 2 गुनी कर दी जाए तो उसके शिखर का उन्नयन कोण होगा। समझो इस क्वेश्चन को, समझो, बहुत आसान क्वेश्चन है, बट डोंट गेट कंफ्यूज बेटा। ये आसान सा सवाल है, तुरंत हम लोग कर लेंगे। कैसे, जरा समझना, जस्ट नीड द कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट समझना बेटा, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। एक टावर हमने बनाया, कुछ इस तरह का एक टावर बनाया, ठीक है। ये हमारा है टावर बेटा, ये जो भी है टावर लिख लो, ऐसा एक टावर है हमारे पास, है ना, ठीक है। कह रहा है कि इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, इस टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री, है ना। ये चीज है 30 डिग्री, ये एलिवेशन एंगल है, एलिवेशन जो एंगल है, यानी ये एलिवेशन एंगल 30 डिग्री हो गया। अब देखो आपसे ये कह रहा है कि अगर इस टावर की ऊंचाई को मैं 2 गुनी कर दूं, पहले टावर इतने हाइट का था, अब इस टावर को मैंने 2 गुना ऊंचा कर दिया, यानी कि इस टावर की ऊंचाई कुछ मैंने बढ़ा करके इतनी कर दी बेटा, ऐसे कर दी ऊंचाई। पहले टावर बस इतना ऊंचा था, इसको हमने बढ़ा करके इतना कर दिया, तो जाहिर सी बात है ये एंगल भी बढ़ गया, है ना बेटा। ये एंगल भी क्या हो गया, ये एंगल भी यहां से देखो, अरे मैंने हो रुको भाई, हाँ ये एंगल भी बढ़ गया। अभी भी सीधी लाइन नहीं आई क्या? अरे भाई सीधी लाइन के लिए हमारे पास है ना, टूल है हमारे पास तो फिर, लेकिन ये क्या वाइट टूल, देखो, हाँ तो जी ये एंगल बन गया। अभी ये एंगल बढ़ गया, लेकिन ध्यान से देख रहे हो, अगर तुम ध्यान से देखोगे बेटा तो ये 30 डिग्री है, लेकिन क्या ये भी 30 डिग्री लग रहा है? लग तो नहीं रहा है बेटा, ये 30 डिग्री नहीं होगा, समझे। ये मत समझना कि अगर हमने हाइट को दुगुना कर दिया तो ये एंगल भी दुगुना हो गया ना, एंगल दुगुना नहीं हुआ है। कैसे, जरा समझो बेटा। अच्छा, tan का रेशियो क्या होता है, अगर मैं लिखूं कि tan, मान लो इस ट्रायंगल को आप ए बी सी मान लो, ये ए बी और सी, और अगर मैं tan का रेशियो निकाल रहा हूं तो tan 30 का मान कितना होता है, बोलना बेटा। tan 30 का मान 1/√3 होता है ना। यानी अगर मैं यहां पे tan 30 निकालूं, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक सा सवाल है, अगर मैं इस पे tan 30 निकालूं तो tan 30 का मतलब 1/√3, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। परपेंडिकुलर 1 है, लंब 1 है और आधार √3 है, तो लंब को हमने 1 माना, आधार को √3 मान लिया, ठीक है बेटा। लंब को हमने 1 माना, आधार को √3 मान लिया। अब देखो, जब हमने इसकी लंबाई बढ़ा दी, जब टावर की लंबाई बढ़ा दी बेटा, तो ये टावर कुछ ऐसा हो गया, हमारा आधार तो √3 था, तो हमने आधार को √3 माना, और ये जो टावर है ना, इसकी लेंथ बढ़ गई। पहले इसकी लेंथ कितनी थी, 1 थी, अभी इसकी लेंथ 2 गुनी हो गई, तो लेंथ 2 हो गई। पहले 1 लेंथ थी, देखो पहले 1, अभी टावर की लंबाई हमने डबल कर दी, तो अभी इसकी लेंथ 2 गुनी यानी कि 2 हो गई, है ना। तो ये टावर की लंबाई 2 हो गई और 2/√3, यानी कि अगर मैं tan इनवर्स निकालूं, या फिर tan इनवर्स का कॉन्सेप्ट अगर अभी आपने नहीं पढ़ा है तो ऐसे समझो ना, देखो tan की वैल्यू देखो, tan 30 कितना हो गया बेटा, tan 30 1/√3, और tan 45 इज इक्वल टू 1, tan 60 इज इक्वल टू √3 हो गया, एंड tan 90 इज इक्वल टू इनफाइनाइट हो गया, और यहां पे tan 0 भी लिख लो, tan 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये tan का फॉर्मूला है, ये tan का टेबल है। अब देखो बात समझना बेटा, अगर मैं यहां पे मान लो ये थीटा एंगल है, एंगल बढ़ गया, पहले एंगल 30 था, अभी एंगल बढ़ गया, मतलब हमें नहीं पता क्या बढ़ा, लेकिन कुछ ना कुछ बढ़ा है, ठीक है। तो ये एंगल थीटा हो गया। अब मैं ये चाहता हूं कि इस एंगल को निकालना चाहता हूं मैं, तो मान के चलो बेटा tan थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, tan की वैल्यू कितनी होती है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो यानी कि ये है 2/√3, और 2/√3 का मतलब क्या हो गया, देखो समझो बात को। tan थीटा का मतलब इधर 2/√3 है, √3 का वैल्यू 1.732, तो यानी कि 2/1.732 मान लो, और ये हो गया 2 इसको अगर आप दशमलव में निकालना चाहूं मैं, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो रहा है बेटा, ये पहले बात तो 17 दूना 34, 2 बार में तो कटेगा नहीं, ये 17 करने 17 और 3 0,
17 दूनी 1.2 के आसपास आएगा, है ना। यानी tan थीटा की वैल्यू 1.2 के आसपास आ रही है। तो बात यहां समझो, अगर tan थीटा की वैल्यू 1.2 के आसपास आ रही है यानी 1 से तो ज्यादा है, पर √3 की वैल्यू होती है बेटा 1.732, यानी कि 1 से तो ज्यादा है लेकिन √3 से कम है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि ये जो थीटा की वैल्यू है ना वो 45 से तो ज्यादा है लेकिन 60 से कम है, यानी कहीं इसके बीच में आएगा, है ना। क्योंकि 1.2 आ रहा है, देखो tan थीटा की वैल्यू 1.2 1 से तो ज्यादा है, √3 से कम है ना। यानी एंगल की वैल्यू 45 से तो ज्यादा होगी लेकिन 60 से कम होगी, समझे। तो इस तरीके से आप समझोगे, एंगल की वैल्यू 45 से ज्यादा 60 से कम होगी। ऑप्शन में जरा देखते हैं बेटा, विल बी लेस देन 60 डिग्री, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। डबल नहीं होगा, आधा नहीं होगा, 60 डिग्री से कम होगा, ठीक है, 60 डिग्री से कम होगा। तो इसमें सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो कितना अच्छा सवाल है, बहुत सारे बच्चे इसमें डबल पे टिक करके आ जाएंगे कि भाई जब हाइट बढ़ रही है तो एंगल भी क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, वो ऐसा समझेंगे। लेकिन एंगल विल नेवर गेट डबल्ड, एंगल क्या होगा उस रेशियो में बढ़ेगा, tan के रेशियो में बढ़ेगा, है ना। और इसके लिए tan का टेबल आपको याद होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, आपने 10th पास किया तो आपको तो याद ही होगा। नेक्स्ट देखो, एक सर्कल का क्वेश्चन करते हैं। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P ऑन ए सर्कल विद सेंटर O इज, केंद्र O वाले एक वृत्त पर बाहरी बिंदु P से स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। देखो एक हमने सर्कल खींचा, सर्कल ड्रॉ किया, जिसका क्या है बेटा, एक्सटर्नल पॉइंट P, एक मिनट, एक्सटर्नल पॉइंट P से विद सेंटर O, तो इसका सेंटर O है ना। और एक्सटर्नल पॉइंट कोई एक पॉइंट यहां पे P है जिससे हम लोग इस पे टेंजेंट खींच रहे हैं, ठीक है। अब ये टेंजेंट हमेशा इसके परपेंडिकुलर होता है, इसके लंबवत होता है। ये जो रेडियस है ना, रेडियस के लंबवत हमेशा टेंजेंट होता है, ये बात हमको पता है बेटा। तो इसकी जो दूरी है, पॉइंट P की जो सेंटर से दूरी है, ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगी, यानी कि कर्ण का काम करेगी बेटा। हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण का काम करेगी। और आपसे क्या कह रहा है कि केंद्र O वाले वृत्त पर बाहरी बिंदु P से स्पर्श रेखा की लंबाई होगी, OP से कंपेयर कर रहा है, OP, ठीक है। OP मतलब कर्ण से कंपेयर कर रहा है। आपसे ये कह रहा है कि भाई एक बात बताओ, जो हमने ये टेंजेंट खींचा है ये, इसकी लंबाई OP की तुलना में कितनी है। तो आपको पता है बेटा कि किसी भी परपेंडिकुलर ट्रायंगल में, कोई भी परपेंडिकुलर ट्रायंगल बनाते हो, जो कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज होगा वो हमेशा आधार और लंब से बड़ा ही होगा। इससे भी बड़ा होगा, इससे भी बड़ा होगा, यानी कि परपेंडिकुलर प्लस बेस, वो परपेंडिकुलर से भी बड़ा होगा, वो बेस से भी बड़ा होगा। तो कर्ण हमेशा इन दोनों से बड़ा होगा। यानी कि मैं अगर OP की इसकी बात करूं, ये टेंजेंट की बात करूं, तो ये हमेशा इससे छोटा होगा। यानी ये जो स्पर्श रेखा टेंजेंट है वो हमेशा OP से छोटी होगी, विल ऑलवेज बी स्मॉलर, है ना, ऑलवेज लेस देन OP। तो ये हमारा सही आंसर सी हो गया। अब इसमें कंफ्यूजन मत पालना बेटा, अभी हम बड़े बड़े की बात कर रहे थे कि कर्ण बड़ा होता है और हमारे दिमाग में बड़ा 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 चलते रहता है, ऑप्शन ए मार देते हैं ऑलवेज ग्रेटर देन OP। तो हम कर्ण की बात कर रहे हैं, जबकि यहां पे कर्ण तो ये है ना, यहां OP की जब बात कर रहा है तो OP तो कर्ण से छोटा है, यानी कि OP इज लेस देन द हाइपोटेन्यूज, दैट इज no sorry, this tangent is less than the OP and OP is the hypotenuse in this case, ठीक है। चलो लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको करने से पहले मैं एक जानकारी आपको देना चाहता हूं कि अगर आप तो अभी 11th की तैयारी कर रहे हो, अगर आपके भाई बहन या कोई दोस्त हैं जो सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं क्लास 6 के लिए, तो अभी हमने सैनिक अल्फा बैच लॉन्च किया है। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 15 जून से। अगर आप 15 जून से पहले एडमिशन लेते हैं तो आपको 2299 में ये कोर्स मिल जाएगा, यानी कि 200 का डिस्काउंट मिलेगा इस कोर्स के अंदर। इस कोर्स के अंदर आपको सारी चीजें, वो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी जो इस एंट्रेंस एग्जाम को निकालने के लिए सफिशिएंट है, हेल्पफुल है। वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस मटेरियल्स मिलेंगे, टेलीग्राम का एक डेडिकेटेड ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें बच्चे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ इनके वीकली टेस्ट भी लिए जाएंगे, चैप्टर टेस्ट लिए जाएंगे, ताकि अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज ये कर पाए। और इसके अलावा हमारा ये नवोदय अल्फा बैच है जो नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं बच्चों के लिए है, क्लास 6 के लिए सारे कोर्सेज हैं। और सैनिक अल्फा जो बैच 1 ये पहले स्टार्ट हो चुका है, बैच 2 अभी स्टार्ट कर रहे हैं। अर्जुन बैच एक हमारा रिकॉर्डेड बैच है नवोदय विद्यालय के लिए। तो इन सभी बैचेस के बारे में जानकारी के लिए ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। 6260 नंबर नोट कर लेना, 6260388361।
ये इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप करके हमसे जानकारी ले सकते हैं इन बैचेस के बारे में। बाकी आप अपनी तैयारी करते रहें, रिकमेंड जरूर से करें, इतनी मेहनत आप सभी के लिए कर रहे हैं तो आप अपने भाई बहनों को, आप अपने दोस्तों को रिकमेंड जरूर से करें 6th का कोर्स। ये लास्ट क्वेश्चन एक बार देखते हैं। चैनल को प्लीज बेटा सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम लगातार इस चैनल पे वीडियो लेकर आने वाले हैं आप सभी के लिए। 2 coins आर थ्रोन एट द सेम टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड्स। कह रहा है एक ही समय में 2 सिक्के फेंके जाते हैं, दोनों चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अच्छा, 2 सिक्के हम टॉस कर रहे हैं, 2 सिक्के उछाल रहे हैं, एक टाइम पे दोनों हाथ में सिक्के लिए ऐसे उछाल दिया, तो इसमें अगर सैंपल स्पेस बनाए तो कितने सैंपल स्पेस बनेंगे बेटा? या तो एच आ गया, या तो HT आ गया, या तो TH आ गया, या तो TT आ गया। यानी ये हमारा सैंपल स्पेस है, H हेड और T फॉर टेल, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया। तो सैंपल स्पेस कितना बन रहा है बेटा? 4 बन रहा है, 1 2 3 4। और किस वाले केस में दोनों चित आ रहा है, यानी कि दोनों हेड आ रहा है? कौन से केस में? सिर्फ एक ही ऐसा केस बन रहा है जिसमें दोनों हेड आ रहा है, बाकी में कोई ना कोई एक टेल है या फिर दोनों टेल है, ठीक है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि जो प्रायिकता होगी हमारी, जो प्रोबेबिलिटी होगी, जो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 आउट ऑफ 4 यानी कि 1/4 की प्रोबेबिलिटी होगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि सैंपल स्पेस कितना है? 4 है, 1 2 3 4। सैंपल स्पेस में 4 एलिमेंट है, जिसमें से सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट है जो हमें रिजल्ट चाहिए वही उसको निरूपित करता है, यानी कि H दोनों समय में H आना। तो 1/4 हो गया, ये हमारी प्रायिकता होगी, ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है बेटा। अच्छा, इसमें 1/4 नहीं दिया क्या आंसर में? ये पहला वाला 1/4 मैं ऑप्शन में डाल रहा था, ये गलती से 3/4 हो गया बेटा। दिस विल बी 1/4, ठीक है। तो 1/4 हमारा आंसर होगा। तो आई होप बेटा कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। बहुत यूजफुल क्वेश्चन हमने आपको कराए। इस सीरीज को लगातार आगे बढ़ाएंगे अगर आपका सपोर्ट रहा तो। अगर आपने इस पर रिस्पांस अच्छा दिया, सो मेक श्योर यू शेयर दिस वीडियो टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स सो दैट द वीडियो कैन गेट सम एंगेजमेंट, ताकि सारे बच्चे आएँ और मैं भी मोटिवेट हो सकूं थोड़ा आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो इस वीडियो को लाइक करना बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करना इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल इट, एंड शेयर द वीडियो एंड चैनल एज वेल। अपने सारे दोस्तों का शेयर करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए विदा। बहुत बहुत धन्यवाद।